नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने मोहन राकेश के एक महत्वपूर्ण नाटक लहरों के राजहंस का प्रथम परिचय प्राप्त किया था, एक सामान्य परिचय प्राप्त किया था और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस क्लास में मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक की जो नाटकीय तत्वों के आधार पर जो विवेचना होती है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी नाटक के जो महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं जिनके आधार पर किसी नाटक की सफलता और असफलता के बीच तुलना की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह होता है कथा वस्तु। तो आज हम नाटक के प्रथम तत्व जो कथा वस्तु है उसके बारे में विस्तार से विवेचना करने की कोशिश करेंगे। मोहन राकेश का यह जो नाटक है वो काफी कुछ चिंतनीय और आधुनिक संदर्भों में बहुत ज्यादा रिलेवेंट रखने वाला नाटक है। इसका जो प्रकाशन हुआ था, जो प्रथम प्रकाशन 1963 में और द्वितीय बार जो संशोधित प्रकाशन हुआ था 1968 में, उसके बाद से इसका बहुत सारे देश और विदेश के मंचों के ऊपर इस नाटक का सफलतापूर्वक मंचन किया जा चुका है और कहीं ना कहीं हर मंच के ऊपर यह जो नाटक है एक चिंतन दर्शक वर्ग पर और इसे पढ़ने वाले पाठक वर्ग पर एक चिंतन आरोपित करता आया है कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या है, कि मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे होना चाहिए या आध्यात्मिक सुखों के पीछे होना चाहिए। यह जो चिंतन है यही इस नाटक की जान है, मूल या केंद्रीय तत्व है। तो इस नाटक की हम कथा तत्व के आधार पर, नाटकीय तत्वों के आधार पर विवेचना आरंभ करते हैं। तो प्रथम जो नाटकीय तत्व है कि वस्तु, अर्थात इस नाटक की नाट्य वस्तु क्या है, यह हमें पता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नाम जो है इसका प्रतीकात्मक है। इस नाम की सार्थकता के बारे में हम थोड़ी देर रुककर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि यह जो नाटक है यह मोहन राकेश ने संस्कृत के एक नाटक जो रचना थी, अश्वघोष जो रचयिता थे उसका नाटक था सोदरानंद। वह एक महान रचना थी संस्कृत की और कहीं न कहीं उस नाटक से प्रेरणा प्राप्त करके मोहन राकेश ने यह नाटक पुनर्आख्यायित किया है। अर्थात ये पुनर्आख्यान है, किसी नाटक जो अभिनय किया जा चुका है उसका पुनर्प्रस्तुतिकरण है, सिर्फ उसमें अपने कुछ विचारों को शामिल करके। वास्तव में यह जो नाटक है वह एक प्रकार की इतिहास और कल्पना से मिश्रित कथा वस्तु को प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसका जो घटनाक्रम है वह ऐतिहासिक है। इसमें बुद्ध के समकालीन घटनाओं को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है, लेकिन मोहन राकेश ने उसमें अपनी कल्पनाशीलता का भी परिचय दे भरपूर दिया है और इस नाटक को ऐतिहासिक तथा कल्पना के मिश्रण से बहुत ज्यादा आकर्षक बना दिया है। यह जो नाटक है वह बुद्ध के जो सौतेले भ्राता थे नंद एक ऐतिहासिक पात्र है जो नंद वंश का एक प्रतिनिधि है और नंद वंश की ऐतिहासिकता भारतीय इतिहास में असंदिग्ध रही है। नंद इस नाटक का नायक है और केंद्रीय पात्र है। नंद के जो चरित्र है, चारित्रिक विश्लेषण हम अगले पॉइंट में करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कि नंद का जो चरित्र है वो एक द्वैधता में फंसा हुआ चरित्र है, क्योंकि इस नाटक का जो प्रस्थान बिंदु है वह है चुनाव करने की क्षमता। चुनाव किसका करना है, सुखों का यानी भौतिक सुखों का या फिर आध्यात्मिक शांति का। लेकिन नंद का जो पात्र है, नंद जो है वह एक ढुलमुल नीति वाला पात्र है जो
चुनाव करने में असक्षम है, अर्थात उसमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। वह चुनाव की यातना से जूझ रहा है, अंतर्द्वंद में पिस रहा है। एक मन उसका भौतिक सुखों की ओर जाना चाहता है, भौतिक सुख जो उसे के राजकीय वैभव से प्राप्त हो रहे हैं, भौतिक सुख जो उसे सांसारिक सुखों की ओर उसके मन को ग्रसित कर रहे हैं। और एक मन उसका जाना चाहता है बुद्ध के शरण में, बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात वह मानसिक रूप से शांति चाहता है। भौतिक सुख की लालसा भी उसे हमेशा बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में शांति की अभिलाषा भी है। और इसमें से उसे एक का चुनाव करना है, या तो वह भौतिक सुखों का चुनाव करे या फिर आध्यात्मिक शांति की। लेकिन नंद की यही पीड़ा है कि वह एक निर्णय नहीं ले पाता और कमोबेश इसी द्वंद में ग्रसित रहता है, उसी मानसिक यंत्रणा से जूझता रहता है। यही जो मानसिक चुनाव की प्रक्रिया है कि उसे दोनों में से कौन सा मत चुनना चाहिए, यह इस नाटक का प्रस्थान बिंदु भी है, यह इसकी कथा वस्तु भी है, और यही इसकी अंतर चेतना, जो केंद्रीय चेतना जो है, जो आदि से अंत तक विद्यमान रहती है, यह इस नाटक का केंद्रीय मूल भाव है। यह जो नाटक है, ये अगर हम बात करें इसके टाइटल की, तो इसका मोहन राकेश ने बहुत सोच समझ के इसका टाइटल दिया है, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश ने इस नाटक की भूमिका में भी यह स्पष्ट कर दिया कि राजहंस एक पक्षी होता है जो सरोवर में तैरता है, सागर में तैरता है, लेकिन जो सागर है वह वास्तव में इस संसार का परिचायक है, और राजहंस उस सागर में तैरने वाले, जो कभी इधर मूवमेंट करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी इधर, यानी उनका जो मूवमेंट है वो किसी लक्ष्य के प्रति सीधा नहीं होता, बल्कि ढुलमुल लक्ष्य के प्रति वो बिखरी हुई गति करते हैं। तो वास्तव में इस भौतिकता के सागर में नंद एक राजहंस का प्रतीक है, जिसकी की कोई एक चेतना नहीं है। हालांकि भूमिका में नंद और सुंदरी दोनों को ही राजहंस के रूप में प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो सुंदरी एक स्पष्ट पात्र है। सुंदरी का जो चिंतन था वह भौतिक सुखों की ओर था, यह स्पष्ट था। उसका मन कभी भी आध्यात्मिक शांति की ओर नहीं गया। वह भोग विलास में डूबे रहने वाली स्त्री है, और उसका मत शुरू से अंत तक स्पष्ट था। तो इस क्रम में हम ये कह सकते हैं कि राजहंस वास्तव में नंद ही है, जो कि अपनी अंतर चेतना में अस्पष्ट है। कहीं भी उसके अंदर निर्णय लेने की एक क्षमता नहीं मिलती, वह हमेशा करणीय और अकरणीय के बीच में जूझता रहता है। उसके विभिन्न मित्र आकर उसको सलाह भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मन है वो सशंकित है, वह द्वैधता में ग्रसित है। यह जो नाटक है, वास्तव में ये जो पीड़ा इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, ये केवल नंद की पीड़ा नहीं है, ये आज के आधुनिक मानव की भी पीड़ा है। आज का मानव भी नंद वाली चिंतन से ग्रस्त है। नंद की जो द्वैधता थी वो आज के मानव की भी द्वैधता है। आज का भी मानव भौतिक सुखों अर्थात विज्ञानवाद और आध्यात्मिक शांति के बीच में संतुलन नहीं बना पाया है। इसी नाटक को जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जयशंकर प्रसाद की एक कृति, कालजयी कृति है कामायनी, उसका ध्यान आएगा कि कामायनी में भी प्रसाद जी ने यही बिंदु उठाया है कि विज्ञानवाद अर्थात भौतिकतावाद और आध्यात्मिक शांति या आध्यात्मिक सुख के बीच में क्या राज है, अर्थात हमें एक मानव होने के नाते कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। जहां प्रसाद ने संतुलन की बात कही है, वहीं मोहन राकेश ने यह स्थिति पाठक के ऊपर या दर्शक के ऊपर छोड़ दी कि दर्शक खुद इस बात का फैसला करे कि हमें हमारा लक्ष्य क्या चाहिए, हमें भौतिक सुख चाहिए या आध्यात्मिक शांति चाहिए। तो यह जो चिंतन है, जो कि नंद का चिंतन है, नंद की पीड़ा है, जो नंद जैसे पात्र जो इस समस्या में उलझे हुए हैं
कि उन्हें करणीय और अकरणीय के बीच में चुनने की जब बारी आती है तो वह चुनाव नहीं कर पाता। वह उस द्वैधता में, उस मानसिक चिंतन में, उस मानसिक पीड़ा में जूझता रहता है। यह उसकी विडंबना है। तो यह जो विडंबना मोहन राकेश ने इस नाटक के माध्यम से नंद जैसे पात्र के मन से उठाई है, वह कमोबेश आदि से आज तक के भी मानव की है पीड़ा है कि आज भी हम भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच में लड़ रहे हैं। हमारा मन अशांत है। हम आज भी एक स्पष्ट रास्ता नहीं चुन पाए हैं। न ही हम पूर्णतः भौतिकवादी बन पाए हैं और न ही हम पूर्णतः शांति के लिए जा पाते हैं। तो यह जो पीड़ा है, यह इस नाटक की कथा वस्तु है। इसमें घटनाओं का बहुत ज्यादा घालमेल नहीं है। केवल इसी केंद्र बिंदु को, जो नंद की जो जड़ता है, नंद का जो चुनाव करने की अक्षमता है, जो नंद के निर्णय लेने की सक्षमता है, जो चुनाव लेने की यातना है, इसी के भंवर में नंद का मन जो उलझा हुआ है, यह जो नाटक है, इसकी कथा वस्तु इसी में वर्तुल पथ पर घूमती रहती है। अगली क्लास में हम इससे अगला जो बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे।